नेक्स्ट है आपके पास फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है, बट सेकंड चैप्टर है। जो सेकंड चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की बात बाद में करेंगे, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देख लेते हैं क्या क्या आता है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चीज़ें पढ़नी है हमने, है ना। अब देखो, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो दोनों चीज़ें सेम ही होती है, थोड़े थोड़े फॉर्मूले में फ़र्क होता है, छोटा सा कंसेप्ट में फ़र्क है, ओनली बहुत ही छोटा सा, इतना छोटा कि आपको डेफिनेशन में पता ही नहीं चलेगा। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी में एनर्जी का की बात हो रही होगी, और पोटेंशियल में एनर्जी पर यूनिट चार्ज की बात हो रही होगी। जैसे कि आपको पता है पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, उसी टाइप की पोटेंशियल है ये भी। ठीक है, तो वोल्टेज क्या होता था आपने 10th क्लास में भी पहले पढ़ा होगा, +2 में तो पढ़ी ली है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही होती है वोल्टेज। इसी से आपको डायमेंशन फॉर्मूले भी निकालने होते हैं इसके, वो फॉर्मूले वाली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए वैसे यहाँ भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट पे निकाल लेंगे हम सारे इकट्ठे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्रेजेंट पोजीशन, मतलब जहाँ हम लाना चाहते हैं वहाँ पे, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो देखो ये सिमिलर होता है ग्रेविटी के। ठीक है, तो पहले मैं एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है। अगर मैं किसी चीज़ को गिरा दूंगा, नॉर्मली मैंने फॉल करवा दिया उसको, तो क्या होगा, वो अपने आप आ जाएगी नहीं यहाँ पे। लेकिन उसके आने के साथ साथ क्या होगा, यहाँ उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh, यही होगी। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, यही मतलब होता है इसका। तो इससे क्या होगा, इससे हम ये समझ सकते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। फिलहाल यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो थी, यहाँ आके उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, है ना। तो सेम केस यहाँ पे भी होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डेफिनेशन भी कुछ इसी टाइप की होती है, उसमें भी यही बोल होता है कि पार्टिकल को बड़ी दूर से लेके आना है, इन्फिनिटी से लेके आना है किसी पॉइंट तक जहाँ तक हम खुद लाना चाहते हैं उसको। मान लो यहाँ तक लाना चाहते थे, तो अगर हम इसको यहाँ तक लाना चाहते हैं, तो यहाँ तक लाने के लिए उसको फॉल नहीं करवाना है, मतलब खुद नहीं गिरने देना है उसको। हमने उसको आराम आराम से लेके आना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए। मतलब जो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी हमने रखी है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ तक आते आते भी वो 10 मीटर पर सेकंड ही रहे, ये सिचुएशन होगी। तो अब ऐसा कब होगा, जब मान लो कोई रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट को मैं वापस लेके आ रहा हूँ। जैसे अब आने लग पड़े हैं रीयूजेबल जो रॉकेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्पेस में जाते हैं, जो सैटेलाइट छोड़नी है वो छोड़ देते हैं यहाँ पे, ओके, और उसके बाद वापस आ जाते हैं और ज़मीन पे आके खड़े हो जाते हैं। तो वो तो चलो वो क्या करते हैं, वो फॉल करवा देते हैं और यहाँ जैसे आके उसके थ्रस्टर ऑन कर देंगे, स्लो डाउन करके रोक देंगे, ठीक है। बट टेक्निकली हम क्या देख रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि उसको शुरुआत से लेके एंड तक लेके आना है उस रॉकेट को, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जितने थ्रस्टर की वजह से थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, वो उसके वेट के बराबर होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। नेट फोर्स ज़ीरो मतलब एक्सलरेशन ज़ीरो, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ये केस होता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, हम उसको अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उसको लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे। सेम ऐसा ही चार्जेस के साथ भी होने वाला है। तो देखो अब अर्थ नहीं होगी, अब क्या होगा, चार्ज। तो यहाँ मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ देखो एक बड़ा सा चार्ज है, ये अपनी जगह पे रुका हुआ है, ठीक है। मैं एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ इस पॉइंट तक, पी पॉइंट तक, जो कि आर डिस्टेंस दूरी पे है। तो करना क्या पड़ेगा, मैं जैसे जैसे इसको नज़दीक लेके आऊँगा, इसके ऊपर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसके ऊपर इस वाले चार्ज की वजह से एक फोर्स लगेगी राइट साइड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो फोर्स होगी वही k/r², ठीक है। लेकिन हमने इसको खुद पकड़ के इसको इस तरफ लेके आना है,
तो वर्क डन नेगेटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस तरफ है, एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ है। तो मतलब जो हम वर्क डन करेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव। पहली बात तो ये है, बस हमें यही शो कर देना है, वर्क डन हमने निकालना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसको इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो डेरिवेशन ऐसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो इसको यहाँ से यहाँ लाते टाइम इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसकी बात हो रही है। तो जैसे ही आप यहाँ इसको ला के छोड़ दोगे तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, तो फिर ये वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में और ये भाग जाएगा वापस दूर। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुई फिर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है यही वाली एनर्जी जो स्टोर हुई है इसके अंदर पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस इतना सा काम है। तो देखो यहाँ डेफिनेशन भी सेम ही लिखी है लगभग। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, जो हमने सपोज किया कि यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, वो तो बस इतना सा काम था इसका। अब देखते हैं डेरिवेशन में क्या करना है। तो देखो अच्छा यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ पहले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, यू से डिनोट करते हैं इसको, के Q1 Q2 अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। अब देखो U बाय क्यू ही तो है, तो क्या होगा के क्यू बाय आर। टेक्निकली हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं इसको, तो ये चेंज इन एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल होता है। ओके, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनेगा। चलो ड्राइव करके देख लेते हैं, दोनों की डेरिवेशन भी लगभग सेम है, पर आपको फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो। अब देखो तो फॉर्मूले में क्या करना है कि डेरिवेशन में यहाँ कर देता हूँ। तो देखो क्या होगा, हमने करना ये है कि हमने ये एज्यूम कर लेना है कि पार्टिकल को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं इस तरफ को। ठीक है, तो जो हमने डिस्प्लेसमेंट की है वो है लेट सपोज डी एक्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की डी एक्स। लेकिन जो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी इसकी वजह से, इस क्यू नॉट चार्ज पे, वो किस तरफ लगेगी, राइट साइड को। इसको लेके आ रहे हैं हम, ठीक है, बीच रास्ते में मैंने रोक लिया। इसको जो फोर्स लग रही है वो उल्टी डायरेक्शन में लग रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो हम काम कर रहे हैं वो उल्टी डायरेक्शन में हुआ, तो मतलब एक्सटर्नल एजेंट जो काम करेगा वो नेगेटिव होगा। बस इतना सा यहाँ लिखना है। सेम डायग्राम इसकी, सेम डायग्राम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की भी होगी। तो देख लेते हैं और क्या क्या करना है इसमें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, बीच रास्ते में उसको रोक दिए। हम एज्यूम कर रहे हैं कि बीच रास्ते में उसको उसकी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करवाई डी एक्स, और उस पर फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी लगने वाली है वो। तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज गिवन बाय, तो स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय डी डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन होगा, तो एफ डॉट डी एक्स। क्योंकि हमें तो पूरा वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन को पूरा फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। क्योंकि यहाँ एक्स लिखा हुआ है तो हम लिमिट लिख सकते हैं। अब उस चार्ज पार्टिकल को कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी से किसी आर डिस्टेंस पे। तो बस वही निकालना है हमें। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होने के बाद चेंज इन वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, वर्क डन भी लिख सकते हैं, वर्क डन ही होगा वो। तो ऐसे लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डब्ल्यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन, ऐसे आएगा फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट में। तो करना क्या, अब वर्क डन इज इक्वल टू माइनस, देखो फोर्स कितनी लगेगी उस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है वो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे,
तो यहाँ क्या लिखा था, एक्सटर्नल वर्क डन, तो बस ये लिखना है यहाँ पे भी। माइनस फोर्स लग रही है एक्स डिस्टेंस पे, तो नीचे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ऊपर आएगा के कैपिटल क्यू, ये वाला टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मतलब एक्स का स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एक्स। तो कहाँ से कहाँ तक करवानी है, इन्फिनिटी से आर तक। तो W इज इक्वल टू माइनस के कॉन्स्टेंट है, क्यू कॉन्स्टेंट है, क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर की। तो ये इसकी बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन है। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, W इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स की पावर -2, इसकी इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, लिमिट आपने लगा लेनी है खुद से, ये आ गई, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अब W इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू एक्स की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और लिमिट आ जाएगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। W इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू, अब देखो ये क्या बनेगा, -1, तो मैं यहाँ -1 लिख देता हूँ, ऊपर बच जाएगा r की पावर -1, लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। माइनस माइनस काट दो, क्या बन गया, के क्यू क्यू 1/r, लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। तो W आ जाएगा आपके पास के क्यू क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो जहाँ r होता है वहाँ पुट करना होता है, ठीक है। 1/∞ इज 0, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज के क्यू क्यू बाय आर, यही तो फॉर्मूला था। और यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज योर एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट, नॉट लगा लेना यहाँ पे, बाय आर। दिस इज योर फाइनल आंसर, यही डेरिवेशन है बस। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इस डेल्टा यू की जगह लिख देना है क्यू इंटू डेल्टा वी, और इस क्यू कौन सा होगा, क्यू नॉट, जिस पे फोर्स लग रही थी वो वाला। बस हो गया, सेम टू सेम यही डेरिवेशन है, आप इसी को लिख के नीचे रिप्लेस कर सकते हो। क्यू नॉट से क्यू नॉट काट दो, पोटेंशियल आ जाएगी आपके पास के क्यू बाय आर। आसान था। नेक्स्ट देखो, अच्छा अगर आपने इसकी डायमेंशन फॉर्मूला यही निकालने हैं, तो देखो वर्क डन का तो आपको पता ही है, पोटेंशियल का आपने यहीं से निकालना है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो आपको पता है MLT इनवर्स स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय, इसकी जगह 80 होगा, तो ये क्या बन जाएगा, MLT इनवर्स स्क्वायर, सॉरी T इनवर्स क्यूब A-1, दिस इज योर डायमेंशन फॉर्मूला। तो अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे करना है, ठीक है। बाकी पोटेंशियल बड़ा आसान सा होता है, देखो होगा ये कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो मान लो आपको बोला है कि पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल क्या बनी, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, यही बनी है। तो जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल आपको फाइंड करनी है, इस फॉर्मूले में वही आएगा। फॉर एग्जांपल आर डिस्टेंस पे P पॉइंट है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड करनी है इस प्लस क्यू की वजह से, तो यही तो आंसर है। V एट पॉइंट P इज के क्यू बाय आर, बस हो गया आंसर। सिमिलरली यहाँ पे भी एक चार्ज है, ये मैं थोड़ा दूसरे टाइप का लेता हूँ, क्यू प्लस का हो या माइनस का उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी, ये तो आएगी ही आएगी, इसको कुछ नहीं होगा। इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी वो फिर से होगी V इज इक्वल टू के छोटा क्यू डिवाइडेड बाय, अगर ये x है तो x लिख दोगे, अभी मैं r ही ले लेता हूँ, तो ये r आ गया। तो नेट कितनी हुई, दोनों को ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि ये मैं 1 ले लेता हूँ इसको, V1
दिस इज V2। क्यों ऐड कर दो? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड करना है, ठीक है। ऐसे अगर एक माइनस का होता तो फिर विद साइन आपने माइनस के क्यू बाई आर लिख देना था। तो फिलहाल आंसर आ जाएगा टू। टू तो नहीं आएगा, क्यू अलग अलग है, तो के बाई आर कॉन्स्टेंट, क्यू प्लस क्यू। मतलब ये मैंने एग्जाम्पल बनाया है, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये स्केलर क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड करना है, विद साइन फॉर्मूला लिखना है आपने, बस इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाते हैं वापस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो आपने निकाल ली है, लेकिन ये सिस्टम के लिए भी होती है। एक सिस्टम मतलब जितने भी चार्जेस हैं उन सब की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ज़्यादातर मेन सबसे यही होती है। तो देखो होगा क्या, आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर निकालनी है तो आपने देखना है कि कितने चार्जेस हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, तो आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूँ, वो है n इंटू एन माइनस वन बाई टू। एन इज नंबर ऑफ चार्जेस, 3 है यहाँ पे, तो 3 इंटू 2/2 कट गया, आंसर आ गया 3। बस इतना सा काम, ठीक है। अब क्या करना है, इस 3 का क्या करना है, इस 3 का मतलब है कि जो आप एनर्जी लिखोगे उसमें 3 वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखो, पहली इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन, दूसरी इन दोनों के बीच में, तीसरी इन दोनों के बीच में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होती है ना, वो सारी एनर्जीज को इकट्ठा करके लिखना होगा, जितने भी इंट्रैक्शन हो रही हैं, पहली दूसरी के साथ, दूसरी तीसरी के साथ, पहली तीसरी के साथ, ऐसे ही, ठीक है। तो एक और केस देख लेंगे हम फिलहाल के लिए। के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13, ये आपको दिख रहा है, ये इन दोनों के बीच की लिखी मैंने। एक आ गया प्लस सेकेंड टर्म के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 प्लस के Q3 तो हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, बस हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं। अगर 4 होंगे तो 4 चार्जेस होंगे, तो मैं यहाँ बना देता हूँ 4 चार्जेस, 1 2 3 4। ऐसा मान के चलो कि स्क्वायर के कॉर्नर्स पे पड़े, तो एक इंट्रैक्शन होगी यहाँ पे, दूसरी इन दोनों के बीच में, तीसरी इन दोनों के बीच में, चौथी इन दोनों के बीच में। लेकिन आंसर 4 नहीं होंगे, आंसर 6 होंगे, 2 इनके बीच में भी होगी। मतलब जितनी पॉसिबल इंट्रैक्शन हो सकती है मैक्सिमम, वो पॉसिबल वेज ऑफ कंबाइनिंग टू टू पेयर में, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा के देखो, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, तो कितना बन जाएगा 4 इंटू 3/2। तो देखो कितना बन गया 6, मतलब 6 टर्म्स होनी चाहिए जो कि आपको दिख रही हैं एरो से। तो डिस्टेंस तो चलो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। अगर ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, तो ये वाली लेंथ कितनी हुई, √2 टाइम्स ऑफ एल। तो आर की जगह वो भरना है, बस इतना सा काम होता है। नेक्स्ट देखो, अब ये ग्राफ है, आपने ग्राफ खुद देख लेना है, बड़ा आसान से, कि यू का ग्राफ दिए फॉर 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। अब अलग अलग हो सकते हैं, देखो अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हुए या दोनों चार्जेस नेगेटिव हुए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन तो पॉजिटिव ही होगी, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर इस टाइप की होगी। एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, तो ये देखो ये लिखा हुआ है, लाइक चार्जेस की वजह से ये आंसर होगा, तो ग्राफ ऊपर आएगा। अनलाइक चार्जेस की वजह से आंसर ये होगा, तो नीचे आएगा। मतलब पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव का आएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर, क्योंकि दिस इज स्केलर क्वांटिटी, विद साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना सा चाहिए। आगे देखो, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह है, बस फ़र्क इतना है कि ये थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा तो ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो देखो, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही पूछा होता है क्योंकि यही काम का है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आपको, फिर इस पी पॉइंट पे जो कि सेंटर से कितनी दूर है, आर डिस्टेंस की दूरी पे। तो ये तो आपको इसमें दिख ही रहा है, ठीक है। डाइपोल की लेंथ कितनी है, डी, क्योंकि मैंने डाइपोल मोमेंट ऊपर लिखी क्यू इंटू डी, तो डी डिस्टेंस होगा बिटवीन चार्जेस, वो है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से इस पी पॉइंट की दूरी है आर प्लस डी बाई टू, जो कि होनी चाहिए।
क्योंकि सेंटर से वो d/2 पे है ना, सेंटर ऑफ डाइपोल से। दूसरा ये वाला पॉजिटिव चार्ज की दूरी p से कितनी है, r माइनस d/2, तो ये भी बन गई। अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ लिखना है इस p पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल। तो देखो जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा आपको पता है, मैंने बोलता हूँ विद साइन लिखना है, क्योंकि यहाँ एरो लगाने का कोई चांस नहीं है। तो जब हम एरो लगाते हैं तो हम साइन नहीं लिखते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में, लेकिन यहाँ आप एरो नहीं लगाओगे तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगी उस पी पॉइंट पे वो होगी के माइनस के क्यू बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज आर प्लस d/2। दूसरी कौन सा है, v पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो कितना होगा, वो होगा के क्यू बाय आर माइनस d/2। बस इतना सा काम था। नेट पोटेंशियल कितनी होगी पी पॉइंट पे, तो मैं वी पी लिख देता हूँ इसको, वी नेगेटिव चार्ज की वजह से प्लस वी पॉजिटिव चार्ज की वजह से। बस ये आंसर आ गया आपके पास। तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो के क्यू कॉमन आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाली टर्म है, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, मतलब 1/r माइनस d/2 को आगे लिख देता हूँ, माइनस 1 बाय, ये माइनस ये वाला माइनस है, ठीक है, कोई स्पेशल माइनस नहीं आया। ये आ जाएगा आपके पास r प्लस d/2। मतलब आप अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपने क्या करना है, इसको चेंज कर लेना, आगे पॉजिटिव वाला कर दो, पीछे नेगेटिव वाला। वैसे भी आपने चेंज करना था इसलिए मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। तो ऊपर तो बड़ा आसान है कि बाहर के क्यू आ जाएगा, नीचे भी बड़ा आसान है, a माइनस बी ए प्लस बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बस इतना सा काम है। और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको पता है ये आ जाएगी आर प्लस d/2 माइनस आर माइनस d/2 आना था लेकिन वो प्लस का हो जाएगा, तो आर और आर को उड़ा दो। तो देखो क्या बन गया, पोटेंशियल निकालना है हमें, तो v एट पॉइंट p इज इक्वल टू के क्यू, और अंदर है d/2 प्लस d/2 इज d, डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर बाय 4। आपको पता है ये क्यू डी क्या होता है, p, तो v एट पॉइंट p इज के पी बाय आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर बाय 4। और लास्ट स्टेप आपको पता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, इफ़ आर इज़ वेरी वेरी लार्जर देन डी, तो डी को इग्नोर कर दो, आंसर आ जाएगा के पी बाय आर स्क्वेयर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये पोटेंशियल कहाँ पे आई है, इस पी पॉइंट पे। तो देखो बड़ा आसान सा था, आपने दोनों की वजह से पोटेंशियल लिखी और उनको ऐड कर दिया, बस बाकी सारा मैथमेटिकल पोर्शन है। अब सेम ऐसा ही आपको कहाँ करना है, डाइपोल पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी करना है। इक्वेटोरियल पॉइंट आपको पता है क्या होता है, जो सेंटर लाइन के परपेंडिकुलरली पास होके जा रहा होता है, इसी को इक्विपोटेंशियल पॉइंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आपको अभी पता लग जाएगा। तो देखो पी पॉइंट की सेंटर से दूरी है आर, जो कि होगी हमेशा सेंटर से लेनी दूरी, और टोटल डिस्टेंस डी है, इसकी वजह से ये d/2 होगा आधा, जो कि होना ही चाहिए। इसका मतलब माइनस क्यू से इस पी पॉइंट की दूरी क्या होगी, ये वाली। सिमिलरली ये भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे ही बन रहा है एक टाइप से, तो ये दूरी भी सेम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों की वजह से इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल में जो डिस्टेंस लिखना था आपने वो सेम है, आर सेम हो गया। अब वी में क्या दो चीज़ें होती हैं, एक होता है के, एक क्यू और एक आर। के पहले से सेम है, आर इसको देख के सेम हो गया, बचा कौन, क्यू। तो इसकी वजह से क्यू नेगेटिव क्यू आएगा, इसकी वजह से पॉजिटिव क्यू आएगा। तो इसका मतलब मैं अब लिख देता हूँ, डायग्राम आपको समझ आ गई है। तो देखो v माइनस क्यू की वजह से लिख रहा हूँ, तो क्या होगी वो माइनस के क्यू बाय डिस्टेंस इज ये वाला, तो लेट सपोज इसको मैं x लिख देता हूँ, x। अच्छी बात है ये कि ये भी x है। v प्लस क्यू कितना होगा, प्लस का क्यू होगा, तो के क्यू बाय एक्स, बस हो गया काम।
पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी वो दोनों का एडिशन होगी, वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू। आप इसको V1 V2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि एक्स सेम है इसलिए मेरे को एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपने वहाँ लिख देना, ठीक है। उससे थोड़ा सा एक दो स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो वी पी कितना आ जाएगा, वी पी इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, दोनों सेम ही तो है, ऐड करते ही क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ज़ीरो, तो ज़ीरो आंसर। इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल जो डाइपोल की वजह से होती है वो ज़ीरो होती है, इसीलिए इस पूरी लाइन को इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हो जाती हैं वोल्टेज यहाँ पे पहुँचते पहुँचते, और वो ज़ीरो हो जाता है नेट। अब जो नेक्स्ट वाली है वो थोड़ी सी बड़ी है, बड़ी मतलब दो कर स्टेप ज़्यादा लेने पड़ेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से, जो एक्सिल लाइन पे थी उससे। तो पहले डायग्राम समझ लो। देखो डायग्राम में सब कुछ साफ साफ लिखा है मैंने। ये था डाइपोल। अब यहाँ लिखा होता है किसी जनरल पॉइंट पे, ठीक है, जो कि इससे आर डिस्टेंस पे और थीटा एंगल ऊपर है डाइपोल मोमेंट से, ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जैसे जनरल पॉइंट लिखा है या ऐसे लिख दिया होगा कि एट एनी पॉइंट पी विच इज एट आर कोमा थीटा, तो समझ जाना आपने कि ये वाली डेरिवेशन करनी है, ठीक है। करना क्या है वो देखो। अब ये पॉइंट जो है ना वो ना तो इक्वेटोरियल लाइन पे ना ही एक्सियल लाइन पे, ये बीच रास्ते में आ रही, ठीक है। तो इसके दो मेथड होते हैं करने के, एक थोड़ा आसान होता है ज़्यादा, बट ड्राइव करने के लिए बड़ा नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यही वाला करना पड़ेगा आपको इसी स्टेप से, ठीक है। तो क्या करना है, पहले देखो ये नहीं था, ना ये था, ना ही ये था, तो जो अब आपको दिख रहा है वो था, है ना, ये जो बचा हुआ है। तो करना ये था कि हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो दोनों के लिए कॉमन बन जाए। तो हमने क्या किया, ये जो डी था डिस्टेंस, इसको कर दिया आधा, हो गया आधा। फिर एक परपेंडिकुलर लाइन लगाई यहाँ पे, आपने डायग्राम एज इट इज़ बना देनी बस, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल एज इट इज़। तो अगर ये डी बाई टू है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज ही हुआ। हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसलिए साइन थीटा के हिसाब से ये वाला तो साइन थीटा आएगा, लेकिन ये आएगा कोस थीटा, ये मतलब थीटा के साथ वाली साइड। राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के साथ वाली साइड कोस का कंपोनेंट होती है, ऐसे ही इसके थीटा के साथ वाली साइड होगी ये वाली, तो ये भी कोस का कंपोनेंट। तो ये डी बाई टू कोस थीटा ऊपर को लगा दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये दोनों रास्ते बराबर नहीं है, तो हमें कुछ बराबर जैसा फाइंड करना था जिससे हम इसको रिलेट कर सकें। तो यहाँ तक तो दोनों बराबर है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें पता लग गया कि ये जो लेंथ है वो आर से डी बाई टू कोस थीटा छोटी है, मतलब ये वाला पोर्शन काट दें अगर, तो ये लेंथ दोनों बराबर हो जाएंगी ना। इसीलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि फुल आर में से डी बाई टू कोस थीटा माइनस कर दो, ये बच जाएगा। अब हमें तो यही चाहिए, क्यों, क्योंकि आर हमें पुट करना पड़ता है। तो मैं अभी के लिए इसको एक्स लिख रहा हूँ, एक्स टू लिख देता हूँ चलो, और ऐसे ही सिमिलरली ये वाले को एक्स वन लिख देता हूँ, है ना। ये भी ऐसे ही आया, सेम प्रोसेस। क्या करना होता है, इस डी बाई टू की वजह से ये डी बाई टू कोस थीटा आ गया, ये लाइन हमने खुद एक्सटेंड कर दी, तो अब ये डिस्टेंस इसके बराबर हो गया। बस इसकी लेंथ पता लग जाए इसलिए हमने ये सब किया। आर तो हमें पहले से गिवन थी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसके आगे का पोर्शन गिवन नहीं था, ठीक है। वो हमने निकाल लिया डी बाई टू कोस थीटा से, डी बाई टू कोस थीटा, और ये सब आ गया, तो हमने इसमें प्लस करके लिख दिया, सब कुछ हो गया। अब आपको फिर से वही आसान सा स्टेप करना है, कौन सा, V1 V2 लिखना है और उनको ऐड कर देना है। तो लिख देते हैं। तो सबसे पहले वी ए की वजह से लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ नाम लिखा है तो वी ए लिख देता हूँ, जो कि नेगेटिव चार्ज है तो होगा माइनस के क्यू बाय एक्स वन, और आपको पता है एक्स वन की वैल्यू कितनी है, माइनस के क्यू बाय
आर प्लस डी बाई टू कोस थीटा। ऐसे ही वी बी भी लिख देते हैं। वी बी इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स टू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय आर माइनस डी बाई टू कोस थीटा। तो ये आपको सब कुछ डायग्राम में दिख रहा होगा। आप इस चाहो तो इस डायग्राम को याद रखो और ये वैल्यूज़ याद रखना, ठीक है। छोटी वाली में माइनस डी बाई टू कोस थीटा है, बड़ी वाली में प्लस डी बाई टू कोस थीटा है। ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा ही हो रहा है उसमें, इसलिए अब कुछ नहीं करना आपको, इस पी पॉइंट पे दोनों को ऐड कर देना है, वी ए की वजह से प्लस वी बी की वजह से। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ये पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वो पहले लिख रहा हूँ, आप आगे पीछे लिख सकते हो। विद साइन लिखना है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं, तो मैं पॉजिटिव वाला आगे लिख देता हूँ, के क्यू बाय आर माइनस डी बाई टू कोस ऑफ थीटा माइनस के क्यू बाय आर प्लस डी बाई टू कोस ऑफ थीटा। फिर से कॉमन निकाल लो, तो के क्यू कॉमन निकला, अब अंदर क्या बचेगा, वही ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे। तो देखो ये आ गया ए माइनस बी माइनस, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी। आपको पता है ए और बी कौन कौन है। तो जैसे इसको सॉल्व किया जाएगा तो नीचे तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा और मल्टीप्लाई हो गए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस माइनस जो करना है वो कर देंगे। तो देखो आगे क्या करते हैं हम, वी पी इज इक्वल टू के क्यू को तो बाहर निकाल ही दिए, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं। नीचे क्या बन जाएगा, आर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय फोर कोस स्क्वायर थीटा। ये बन गया। और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर ये मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा, तो आर प्लस डी बाई टू कोस थीटा, आर प्लस डी बाई टू कोस थीटा माइनस आर माइनस डी बाई टू, अच्छा माइनस था वो प्लस हो जाएगा, डी बाई टू कोस थीटा। ये बन गया आपके पास। यहाँ पे आर फिर से कट जाएगा, वीपी कितना आ जाएगा आपके पास, के क्यू, और यहाँ आ जाएगा डी बाई टू प्लस डी बाई टू, फिर से क्या बन जाएगा, डी कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय फोर कोस स्क्वायर थीटा। क्यू इंटू डी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, तो लिख दो वी एट पॉइंट पी, ये एनी वेयर वाला है ना, कहीं भी हो सकता है पॉइंट, वो वाला ये। तो के पी कोस थीटा, और आपको पता है अगर इसको डी बड़ा छोटा होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो आर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये कब होगा, व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी आंसर। तो ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ऐसे करके निकालते हैं इसकी डाइपोल मोमेंट। अब देखो यूनिफॉर्मली चार्ज जो रिंग है, इसकी डेरिवेशन तो नहीं है लेकिन फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे आपको। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जो है उसमें आपके पास डेरिवेशन पूछी तो नहीं जाती, लेकिन छोटी सी मैं बता देता हूँ इसकी डेरिवेशन। स्फेयर देख लेते हैं उससे पहले। देखो एक है स्फेरिकल शेल, और इसी को बोल सकते हो आप कंडक्टिंग स्फेयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर। अब ये क्या मतलब हुआ, अगर कोई कंडक्टर होता है उसके ऊपर आप चार्ज दोगे तो वो ना उसके बाहर बाहर आ जाएगा, बाहर मतलब सरफेस पे, और ऐसा लगेगा कि अंदर खाली है और चार्ज सिर्फ बाहर पे, मतलब बाहर मतलब लेयर पे, बाहर वाली। तो ऐसा लगेगा कि ये शेल हो गया। विद रिस्पेक्ट टू चार्ज अगर बात करें तो इसको स्फेरिकल शेल बोलते हैं, इसलिए दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं, ठीक है, यहीं पे। तो इनकी डेरिवेशन तो नहीं है आपको, बट हम फॉर्मूले देख लेते हैं। फिर उसके बाद लिखा है यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, या तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर बोल लो या नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है। अब नॉन कंडक्टिंग स्फेयर से क्या होगा,
क्योंकि अगर कंडक्टर होता तो सारा चार्ज कहाँ आ जाता, बाहर, तो वो शेल बन जाता, इसलिए लिखे नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में आप चार्ज कहीं पे भी रिसाइड करके रख सकते हो, तो ये यहाँ पे रिसाइड हो जाएगा, यहाँ पे बीच में कहीं पे भी आ जाएगा, मतलब सब जगह। तो ये सॉलिड स्फेयर वाला केस बन गया। ठीक है, फॉर्मूले हम देख लेते हैं पहले। पिछले वाले को देख लो, शेल वाले को। शेल वाले में बड़ा आसान सा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ v इज इक्वल टू, तो देखो लिखने का तरीका ये होता है कि इसका खुद का रेडियस r है, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ x, ये जो x है वो इनसाइड है, ठीक है, और एक जो x है वो बाहर है, ये। तो v इज इक्वल टू, दो आंसर आएंगे। पहला आंसर है बड़ा ही आसान सा, के क्यू बाई आर। किसके लिए? व्हेन एक्स इज लेस देन आर या इक्वल टू आर। सरफेस पे भी यही होगा। आउटसाइड अगर बात करोगे, आउटसाइड, तो आउटसाइड क्या होगा, वी कम होता जाएगा, सबसे लास्ट वी कहाँ होगा, यहाँ पे सरफेस पे। तो ये देखो, ये चार्ज स्फेयर था, शेल था मतलब, ऐसे। तो आउटसाइड क्या होगा, बहुत ही आसान है, के क्यू बाई एक्स। अब एक्स पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा वी कम होता जाएगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन आर। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, बस इतना सा काम होता है। अब आपको ये फॉर्मूले याद रख लेने हैं, इसीलिए इसकी डेरिवेशन नहीं होती, क्योंकि छोटा सा होता है। ठीक है, सॉलिड को देखो। सॉलिड में क्या होगा कि अंदर बाहर सब जगह चार्ज होगा, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इसका मतलब, अगर मैं सरफेस की बात करूँ तो सरफेस पे पोटेंशियल उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, के क्यू बाई आर, वो तो आपको पता ही है। तो आर रेडियस मतलब सरफेस पे, तो अब तीन लिख सकते हो आप अलग अलग, वी आउटसाइड, वी एट सरफेस एंड वी इनसाइड। और इनसाइड के फॉर्मूले से ही सेंटर के ऊपर पोटेंशियल भी आ जाएगी। ठीक है, आउटसाइड का बड़ा आसान है, वही के क्यू बाई एक्स। एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आता जाएगा। तो ये कब यूज़ करना है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर। सरफेस पे बड़ी आसान है, के क्यू बाई आर, कुछ सोचना ही नहीं इसमें, आर इज रेडियस। ठीक है, जो पहले थी वही है। इनसाइड के लिए एक फॉर्मूला होता है, उससे पहले मैं सेंटर का बता देता हूँ। सेंटर पे जो पोटेंशियल बनेगी वो सरफेस से ज़्यादा होगी, और वो कितनी होगी, वो होगी के क्यू बाय आर। ये तो पहले से ही थी, अब ये आ जाएगी 3/2। मतलब सरफेस पे 1 के क्यू बाय आर, और सेंटर पे 1.5 के क्यू बाय आर, बस ये याद रखना है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है इनसाइड का, वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा आपको। के क्यू बाहर ही होगा, और 2r क्यूब, और यहाँ बन जाता है आपका 3r² माइनस x², ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है अगर ज़रूरत हो तो। वैसे बोर्ड के पेपर में तो नहीं पूछेंगे, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसमें चेक कर सकते हो, एक्स की वैल्यू को अगर आप ज़ीरो करोगे तो ये बनना चाहिए, क्योंकि सेंटर वही हुआ जहाँ एक्स ज़ीरो होगा। तो ये वो आर है, एक्स मतलब कोई भी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो ये इसकी बात हो रही है। आउटसाइड का तो बड़ा आसान है, ये वाला है। ठीक है, अगर आप ग्राफ की बात करो तो ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिखेगा। तो ये आपने साथ में बना लेने। तो ये शेल के लिए बना देता हूँ, मतलब होलो के लिए, और यहाँ जैसे बना देता हूँ सॉलिड के लिए। तो देखो, ये सेंटर है, ये आर 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 है
सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट, ये तो आपको पता है, ये लिखा हुआ है के क्यू बाय आर। आर मतलब कांस्टेंट आर, फुल आर आएगा ये रेडियस वाला, तो यहाँ तक बिल्कुल कांस्टेंट होगी, उसके बाद डिक्रीज कर जाएगी। कैसे? v इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू x, x बढ़ता जाएगा तो v कम होता जाएगा। सॉलिड में देखो, तो देखो सॉलिड में आउटसाइड तो सेम ही रहने वाली है, ये आर तक, आर के बाहर तो सेम होगी, लेकिन अंदर कांस्टेंट नहीं होगी। अंदर क्या होगा? अंदर ये इस तरह से ऊपर होगी, कहने का मतलब ये ग्राफ ऐसा होगा कुछ। x इज इक्वल टू आर के बाहर नीचे को जाएगा डिक्रीज करता हुआ, और अंदर ये इंक्रीज करता हो जाएगा। ये पॉइंट होगा सरफेस पे के क्यू बाय आर, ये वाला पॉइंट, ये सेंटर पे वैल्यू आ गई। देखो सेंटर मतलब x इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू आर पे ही आ गई। यहाँ पे 3/2 के क्यू बाय आर, ये इनके ग्राफ है जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन इज वर्क डन। अच्छा, एक इससे पहले ये कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो देखो इसकी डेरिवेशन तो नहीं होगी, पर क्या आ सकता है वो देख लेते हैं। देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये पॉइंट पी है, ठीक है, इससे अगर आर दूरी पे एक चार्ज पड़े प्लस क्यू, तो इस पी पॉइंट पोटेंशियल क्या होगी, ये आपको पता है, के क्यू बाय आर, आसान है। अब मैंने इसी चार्ज के दो टुकड़े कर दिए, और इस चार्ज को आधा आधा करके एक रखा मैंने यहाँ आर डिस्टेंस पे Q/2, और एक रखा मैंने यहाँ आर डिस्टेंस पे Q/2। फिर से पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, इसकी वजह से KQ/2R, KQ/2R प्लस होके फिर से KQ/R। ऐसे ही मैंने इस चार्ज को तोड़ के पूरे रिंग के ऊपर फैला दिया। डजेंट मैटर कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली, आपको बस ये देखना है कि पॉइंट से वो आर डिस्टेंस पे हो और चार्ज क्यू हो, बस। तो इस पॉइंट पे मतलब सेंटर पे जो आपकी पोटेंशियल होगी वो होगी KQ/R। अब यही चीज़ वैलिड होगी हमेशा, हमेशा मतलब यही क्यू चार्ज अगर मैं पूरे स्फेयर पे फैला दूं, स्फेयर पे मतलब 3 डायमेंशन, बाहर भी चार्ज हो, बाहर की तरफ भी हो, लेफ्ट साइड राइट साइड, मतलब सरफेस सरफेस पे जो स्फेयर हमने देखा था आगे शेल वाला, उसकी बात हो रही है। तो उसकी वजह से भी सेंटर पे पोटेंशियल कितनी आती थी, यही आती थी KQ/R। तो रिंग की वजह से ये होती है पोटेंशियल, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है रिंग में। चलो आगे देखते हैं। तो अब आ जाते हैं वापस, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं पहले बना लेता हूँ यहाँ छोटा सा। तो ये रहा आपका, तो यहाँ ऐसे समझ लो कि इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म ऐसे, और एक डाइपोल पड़ा हुआ है इसके अंदर किसी एंगल थीटा पे। तो अब आपको पता ही है कि ये नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो अब उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो लेंथ है वो d है। एंगल जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है वो थीटा है। तो करना क्या है, आपने इसको थोड़ा सा रोटेट करवाना है, थोड़ा सा मतलब बाय स्मॉल एंगल d थीटा। तो उसको रोटेट करने के लिए वर्क डन होगा, और वो जो वर्क डन होगा वो छोटा सा वर्क डन होगा DW, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि
अगर मेरे को इसको रोटेट करवाना है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अच्छा देखो, अगर मूव करवाना होता तो एफ इंटू डी एक्स लिखता, क्योंकि रोटेट करवाना है तो रोटेशन मोशन वाला पार्ट आएगा, तो टॉर्क इंटू डी थीटा आ जाएगा। तो बहुत ही आसान से, अब आपको पता है टॉर्क क्या होती है, टॉर्क आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो अब टॉर्क में जो आप वैल्यू लिखोगे वो लिखोगे माइनस पी ई साइन थीटा। वैसे तो पी ई साइन थीटा होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपोजिट टू टॉर्क इसको रोटेट करा रहे हैं, इसलिए वर्क डन नेगेटिव हो गया, ये आ गया। आप चाहो तो यहाँ नेगेटिव ऊपर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस याद रखना कि नेगेटिव साइन किस लिए आया है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है, इसलिए, ठीक है। अब हमें वैसे तो पता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप चाहो तो इसको नेगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है खास। तो यहाँ का साइन नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो ये बचेगा पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये बन गया आपके पास। अब कुछ खास नहीं करना है, इंटीग्रेट करना, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब होता ये है कि इसमें एक चीज़ एज्यूम करनी पड़ती है कि अगर मैं डाइपोल को प्लेस करता हूँ एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, तो उस टाइम पोटेंशियल रिक्वायरमेंट होती है ज़ीरो। इसका मतलब 90 डिग्री होगा जब थीटा, तो यू ज़ीरो होगा, ये हमें एज्यूम करके चलना पड़ता है। क्यों होता है, क्योंकि कहीं से ला के रख रहे हो आप, तो मान लो डाइपोल को ऐसे रख दिया, अब कोई वर्क डन तो नहीं करना पड़ा ना, इसलिए, ठीक है, कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर भी नहीं होगी इसमें। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो जाएगी, अगर आप अपोज करवा रहे हो तो, मतलब अनस्टेबल कंडीशन के अलावा कोई भी पोजीशन में रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। अब आपको बस कुछ खास नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट करना, आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ इंटीग्रेट कर देता हूँ, यहाँ से हम इधर आ गए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ तो चलो डेल्टा यू बनेगा, ये तो आपको पता है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू पी ई को बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन होगी साइन थीटा डी थीटा की। तो जो थीटा होगा उसको थीटा 1 से थीटा 2 तक ले लेना। डेल्टा यू इज इक्वल टू पी ई, तो पी ई रहेगा बेचारा, और ये जो साइन थीटा इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो देखो साइन की डिफरेंशिएशन कोस होती है, कोस की इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है, ठीक है। ऐसे ही कोस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है, तो माइनस साइन की इंटीग्रेशन प्लस कोस होगी, हमारे पास प्लस का साइन है तो उसकी इंटीग्रेशन माइनस कोस होगी। तो आपने जनरली डिफरेंशिएशन वाला पार्ट याद रखना है, ठीक है। ऐसे वाले केसेस में जहाँ गड़बड़ होती है तो साइन को कोस में चेंज कर देते हैं और कोस को माइनस साइन में, ठीक है। इंटीग्रेट करते टाइम क्या करना है, इसको उल्टा कर दो, कोस की इंटीग्रेशन साइन और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, मतलब साइन उधर ले जाओ बस, और कुछ खास नहीं होगा, ऐसे याद रखना। अब आ जाओ वापस, तो मतलब माइनस साइन की जगह आ जाएगा कोस ऑफ थीटा, और थीटा की लिमिट आपको पता है थीटा 1 से थीटा 2 होगी। डी थीटा तो चेंज हो गया, अच्छा ये इंटीग्रेट हो गया। इंटीग्रेट होने के बाद इंटीग्रेशन का साइन हटा के आप लिमिट पुट कर सकते हो, थीटा 1 थीटा 2, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1। तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं इसको लेके जा रहा हूँ 0 से 90 डिग्री, मतलब किसी एंगल थीटा से 90 डिग्री तक। तो 90 डिग्री पे यू कितना होता है, ज़ीरो, तो होना भी चाहिए। चलो यहाँ पे आ भी जाएगा आपके पास। तो देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू, माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ, ये बन जाएगा पी ई कोस ऑफ थीटा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा 2। थीटा 2 को 90 डिग्री पुट करना है, तो कोस 90 ज़ीरो बन जाएगा, तो आंसर बचेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू पी ई कोस ऑफ थीटा।
जनरली यही होता है, बट ये साइन बाहर निकाल के भी लिखा होता है, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। तो आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है। वैसे आप सोल्व करके चाहो तो यहीं तक रहने देना इसको। दिस इज योर डेरिवेशन छोटी सी। अब चलते हैं और आगे। नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। तो देखो, वैसे तो आपको ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद समझ आएगा, बट मैं वैसे जनरली बता देता हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी यहाँ पे, ये इससे अगला टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी यहाँ से यहाँ तक, और जितनी दूर जाएंगे, मतलब चार्ज से जितनी दूर, यहाँ एक शीट हुई होगी जिसकी वजह से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक है। जितना उस चार्ज से दूर जाओगे पोटेंशियल डिक्रीज होगी। ऐसे ही यहाँ पे, तो अगर ये यूनिफॉर्म है तो यहाँ और यहाँ की पोटेंशियल सेम होगी, तो इन सब को सरफेस को जोड़ देते हैं, तो इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे जो बनाया हुआ है हमने, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है। ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, एक की पोटेंशियल वी है तो उससे आगे की थोड़ी सी ज़्यादा होगी या थोड़ी कम होगी, ऐसा कुछ, मतलब चेंज आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को मैं कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहा हूँ, बी टू ए। तो बी टू ए लेके आ रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकल रही है, मतलब यहाँ पॉजिटिव हुआ होगा या नेगेटिव। तो अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव की तरफ लेके जाऊंगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो मतलब एक्सटर्नल जो एजेंट है, वो जो वर्क डन कर रहे हैं वो नेगेटिव है। तो मेरे को लिखना पड़ेगा कि जो छोटा सा वर्क डन होगा, क्योंकि छोटा सा स्पेस मूव करवा रहे हैं हम, तो नेगेटिव वर्क डन ही होगा। तो आप यहाँ पे वैसे तो एफ डी आर कोस 180 भी पुट कर सकते हो, बट मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ एफ डी आर। ये वर्क डन है एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, ठीक है। आप इसमें पुट कर दो माइनस क्यू ई इंटू डी आर। डी आर तो हो गई, तो इसको संभाल के रख लेते हैं। एक चीज़ और हमें पता है, और वो क्या होती है, वो होती है कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्यों? क्योंकि वोल्टेज इज क्या, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पर यूनिट चार्ज। जो आपने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से देख रहे थे, इसलिए मैंने नेगेटिव नहीं लगाया था वहाँ पे। अदरवाइज फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से देखना है वर्क डन, तो फिर ऐसा होता है, नेगेटिव लगाना होता है। तो आप चाहो तो वहाँ पे भी लिख सकते हो इसको कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पर यूनिट चार्ज, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल बाय चार्ज। तो हमने जो पीछे लिखा था वो ये था। इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ देखना है तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला, ठीक है। मिटा दो इसको। अब देखो, तो ये आपको पता लग गया। अब हमने ऊपर कौन सी फोर्स ली हुई है, जो वर्क डन हो रहा है, कौन सा, एक्सटर्नल वर्क डन। तो हम यहाँ एक्सटर्नल वर्क डन की फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे, बट फिलहाल के लिए अब देखो माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, या फिर मैं स्मॉल वर्क डन ही ले रहा हूँ तो स्मॉल ले लेता हूँ। ये मैं वैसे फॉर्मूला बता रहा हूँ जनरली। तो ये जो स्मॉल वर्क डन होगा वो क्या बनेगा, Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो देखो वी फाइनल कितना है, हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, बी से ए, तो ए फाइनल हुआ, ये इनिशियल हुआ। तो वी माइनस वी प्लस डी, मतलब वी माइनस डी वी। तो बस ये कट गया। तो देखो बचा माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डी वी। माइनस माइनस को हटा दो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डी वी। अब ये है एक इक्वेशन, ये है दूसरी इक्वेशन। यही तो आपका आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये बन जाएगा आपका माइनस क्यू ई डी आर इज इक्वल टू क्यू डी वी। क्यू से क्यू काट दो, यही आपका फाइनल आंसर है। ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। दिस इज रिलेशन बिटवीन वी एंड ई। याद रखना ये सिर्फ आर के साथ है, ऐसे ही एक्स वाई जेड में दिया होगा। आर मतलब पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो उस केस में आपको ई को कुछ इस टाइप से लिखना पड़ेगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स
आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। तो टेक्निकली ये फॉर्मूला होता है। सेम यही फॉर्मूला फोर्स और पोटेंशियल के साथ भी होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी के साथ। देखो दोनों तरफ क्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो डाइपोल हमने किया है, यहाँ पे आपने डाइपोल किया था, इसमें स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी यहीं पे आती है ना, तो वो मैंने आपको पहले बता दी, उसको याद रखना है कि स्टेबल कंडीशन में यू कितना होता है और अनस्टेबल में कितना होता है, वो ध्यान रखना आपने। तो अनस्टेबल में यू ज़्यादा होता है तभी वो अनस्टेबल है, यू लॉस करेगा वो और उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है, स्टेबल आके यू कम हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव में। तो देखो स्टेबल होने पे नेगेटिव और अनस्टेबल होने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप चाहो तो cos थीटा में 180 पुट करके देख सकते हो इस फॉर्मूले में, ठीक है। ये इस सिचुएशन के हिसाब से था, तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ इस सिचुएशन के साथ यूज़ करना, अदरवाइज आपका फॉर्मूला ये बन गया, ये वाला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मैंने आपको बता दी हैं। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, पोटेंशियल भी कम होगी, और ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस शो कर सकते हो। जिन पॉइंट्स की पोटेंशियल बराबर होगी आप उसको जोड़ के सरफेस मान सकते हो। ये क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड, मतलब स्फेरिकली आउटवर्ड, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप होगी वो भी स्फेरिकल होगी, ऐसे ही नेगेटिव भी स्फेरिकल होगी। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच हैव सेम पोटेंशियल। वही बता रहा हूँ मैं, जिन जिन पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम होगी, जैसे 40 40 40 40 40, तो इसको आप एक पोटेंशियल मान लोगे। सरफेस 20 है तो इस पूरे को 20 मान लोगे, इसको पूरे को 10 मान लोगे, ऐसे करके। उसके बाद है द सरफेस एट विच पोटेंशियल ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विपोटेंशियल। यही वही लिखा हुआ है, ठीक है, सेम ये दोनों। अगर शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो देखो शीट की वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हर जगह एक जैसा, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह एक जैसा। तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल सरफेस हैं वो बनेंगे प्लेनर। तो नाम याद रखना है आपने इनका, प्लेनर, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फील्ड लाइन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और होगा भी, हाई पोटेंशियल पे पॉजिटिव मानोगे, लो पोटेंशियल पे नेगेटिव मानोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फ्लो करेगी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड टू, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ पे वही लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मैंने आपको बताया पॉइंट चार्ज की वजह से होगा स्फेरिकल इन नेचर, तो नाम याद रखने स्फेरिकल, ये मैंने आपको पीछे बना दिया था। लाइन चार्ज की वजह से देखो, तो जैसे गॉसियन सरफेस होते थे वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। ये एक लाइन है जिसके ऊपर पूरा चार्ज है, तो लैम्डा चार्ज डेंसिटी होगी इसकी, इन्फानाइट वायर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलेगी, ऑब्वियसली बाहर को, ऐसे ऐसे सभी तरफ होगी ना। ऐसे ही इस पेज के बाहर भी होगी और पेज के अंदर भी होगी। तो जो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो बनेगा सिलेंड्रिकल, ऐसा, इस शेप का। इन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी क्योंकि इन्फानाइट की वजह से पैरेलली सेम होती है पोटेंशियल, है ना। इस तरफ को जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है वहाँ वहाँ पोटेंशियल भी सेम होती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज प्लेन चार्ज शीट, ये मैंने आपको दिखा दी है, तो प्लेनर होगी इसकी वजह से। तो सिलेंड्रिकल लिख लिया आपने, तो यहाँ लिख लो प्लेन, मतलब ये शीट थी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली यूनिफॉर्म, तो इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी वो भी ऐसे ही होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे। ये बन गया आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम याद रखने इनके। अब यहाँ पे दो के मैंने शो करके दिखा दिया आपको, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। तो
ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में एंटर, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में एंटर। अब देखो इनके नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, यहाँ भी ज़्यादा होगी। यहाँ देखो बीच में क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम इस तरफ को। तो मैक्सिमम सेंटर पे चार्ज की तरफ और उससे दूर जाते जाते वो मिनिमम होती जाएगी। मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि इसकी वजह से भी होगी इस तरफ को, इसकी वजह से भी इसी तरफ को होगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा होगी। नेगेटिव की तरफ जाओगे तो थोड़ी कम होगी, पॉजिटिव की तरफ जाओगे तब भी कम ही होगी। बस इलेक्ट्रिक तो ये आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ ऐसे भी जा रही होगी, ये देखो यहाँ जा रही है लाइन, ऐसे जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कैसी है। और आपको पता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जिन पॉइंट्स पे वोल्टेज सेम होती है उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। तो ये जो ग्रीन वाली लाइंस लगी हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बस ये याद रखना है। इधर देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइक चार्जेस। अब लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज क्या करेंगे, अपोज करेंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर भागने की कोशिश करेगी। तो ये देखो दूर होगी, ये इधर को भागी, ये इधर को भागी, ये वाली इधर इस तरफ और ये वाली इस तरफ। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी, जब मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का, तो बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, तो ऐसे होता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पता होना चाहिए और याद भी रखना है आपने कि कब कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे बड़ा आसान सा दिया है, पहले तो सबसे पहला केस सबसे आसान है। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता था, उसका मतलब होता था कि यहाँ पे एक ऐसी शीट हुई होगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो इन्फानाइट है, और इस तरफ कोई नेगेटिव शीट हुई रही होगी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्मली इसकी तरफ भाग रही है, हर जगह एक जैसी बनेगी। तो ये आपको आसानी से पता लग गया। अब इसके बीच में ना एक चार्ज रखना है। तो जैसे मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा तो ये कहाँ भागेगा, अभी ये रेस्ट पे है लेकिन अब ये भागेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का मारेगा तो ऐसा मान लो इस तरफ को भाग जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगी वो कितनी होगी, वो होगी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल, एक शीट है तो एक होगी, दो शीटें हैं तो दोनों की वजह से आप मान सकते हो। लेकिन अभी के लिए ये मान के चलो कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ई। इसको हम कंबाइंड ई मान के चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अगर मैं इस चार्ज का मास और एक्सलरेशन पुट कर दूँ एफ की जगह, तो देखो एक्सलरेशन भी पता लग गई, वो है क्यू ई बाय एम। अगर तो ये पॉजिटिव चार्ज है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो मान लो इलेक्ट्रॉन, तो फिर ई की डायरेक्शन, सॉरी एक्सलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मतलब इसकी जगह मैं इलेक्ट्रॉन रख दूंगा तो वो इस तरफ को भागेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, राइट साइड, और ये कहाँ भाग रहा है, लेफ्ट साइड, इसलिए ऐसा आएगा। अब देखो एक्सलरेशन आ गया आपके पास, तो आप v भी निकाल सकते हो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्योंकि u ज़ीरो है तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा माइनस ई बाय एम इंटू टी। अब जो मर्जी पूछते रहे, ठीक है। अगर एक्सलरेशन कांस्टेंट आ गई इसका मतलब काइनेमेटिक्स के कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइम दे देंगे, डिस्प्लेसमेंट पूछ लेंगे, वेलोसिटी पूछ लेंगे, तो वो उनकी मर्जी है। अब मान लो v आ गया तो हो सकता है वो s पूछ लें, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। u फिर से ज़ीरो है तो s इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ a जो आपने लिखा है वो माइनस ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अपोजिट भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये मैंने आपको पिछले वाले में बता दिया, वही है ये। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी हुई तो क्या करोगे, तो फिर आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना। अगर सिचुएशन पूछी होगी ऐसी तो कौन सी पूछते हैं वो मैं बता देता हूँ, वो है ये वाली लास्ट। क्या लिखा होगा,
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपको दिख रही है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या शीट है, ठीक है। उसकी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी नीचे की तरफ को, ये भी पता है आपको। अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को यू वेलोसिटी से इस तरफ को फेंक देता हूँ तो क्या होगा? अगर कुछ नहीं होता तो ये चुपचाप ऐसे भाग जाता आगे को, लेकिन क्योंकि फोर्स लग रही है इसके ऊपर, फोर्स लग रही है मतलब जैसे ग्रेविटी लगती है मास को वैसे ही, तो ये एक प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा ऐसे नीचे की तरफ जाते हुए, ठीक है। कितना नीचे चला गया? वाई नीचे चला गया। इस केस में आपको सब कुछ प्रोजेक्टाइल की तरह सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वो हमने खुद दी है, वो यू है। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? ज़ीरो। वाई में मतलब ऊपर नीचे तो कोई भी नहीं दी हमने। एक्स डायरेक्शन में एक्सलरेशन कितनी है? ज़ीरो। लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सलरेशन कितनी है? फोर्स अपॉन मास, मतलब क्यू ई बाय एम। तो अच्छी बात यह है कि हॉरिजॉन्टल मोशन आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी अगर आपसे वेलोसिटी पूछ रहे हैं एट टाइम टी तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरो भी कांस्टेंट होता है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे, वी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए है नहीं तो यू ही रहेगा वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी इज यू, इसको संभाल के रख लो। अब आते हैं इस पे, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी ये भी वही होगी, यू वाई प्लस ए वाई टी, यू प्लस ए टी। तो अच्छी बात ये है कि अब यू वाई नहीं है तो उसको हटा दो, तो क्या बचेगा? क्यू ई बाय एम इंटू टी। ज़्यादातर तो यही पूछा होता है तो हम ये लिख देते हैं। तो टोटल वेलोसिटी कितनी आ गई? नेट वेलोसिटी इसकी जब ये बाहर निकलेगा तो होगी यू आई कैप प्लस क्यू ई बाय एम जे कैप। अगर आपने आई जे के हिसाब से देखना है तो ऑब्वियसली देखो फोर्स नीचे को है तो यहाँ नेगेटिव लगेगा, तो इसका मतलब यहाँ भी नेगेटिव लगेगा, इसका मतलब है कि यहाँ भी नेगेटिव आएगा अगर आप सच में आई जे के की फॉर्म में देख रहे हो तब, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज देख सकते हो, ठीक है। चलो ये चीज़ भी आ गई। अब आते हैं ये वाई कितना होगा, ज़्यादातर यही पूछा था कि वाई कितना होगा। तो देखो अगर मेरे को निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी का स्क्वायर, जो कि है नहीं। तो एस ऑफ एक्स मतलब एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? वही जितनी उसमें वेलोसिटी होगी और जितने टाइम के लिए मूव करेगा। तो एक्स डायरेक्शन में इतनी डिस्प्लेसमेंट होगी किसी टाइम टी में, मतलब ऐसा मान लेते हैं इसको यहाँ से निकलने में टाइम लग गया टी, वो सिचुएशन है, ठीक है। अब आते हैं वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में मेरे को एस ऑफ वाई निकालना पड़ेगा, मेन यही है, आपसे वाई पूछा होगा कितना। तो मैं अभी पॉजिटिव चार्ज के साथ चल रहा हूँ तो आप इनको वापस से पॉजिटिव बना लो, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर, टी तो टी रहेगा, वाई इज इक्वल टू यू वाई है ही नहीं ज़ीरो, तो मैं चार्ज को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, नेगेटिव के हिसाब से ये आंसर है, डायरेक्शन के हिसाब से भी, ठीक है, ठीक है। तो मैं अभी डायरेक्शन भी नीचे कोई पॉजिटिव मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो अच्छा ये चार्ज नेगेटिव चार्ज का नहीं है ना, ये इसकी फोर्स की डायरेक्शन का था। y इज इक्वल टू हाफ ऑफ, y इज इक्वल टू हाफ, तो इसका आ ही जाएगा, ए की जगह आपने लिखना है अब ये वाला, नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन के लिए लगा है तो मैं अभी के लिए ऐसे लिख देता हूँ, क्यू ई बाय टू के साथ एम आ जाएगा टी स्क्वेयर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ज़्यादातर जो पूछा होता है वो यही होता है, तो इसका ध्यान रखना, ये आ जाएगा आपके पास। थोड़ा और आगे चलते हैं, यही इंपॉर्टेंट केस है। उसके बाद है कंडक्टर्स। तो अब देखो कंडक्टर्स, कंडक्टर्स वैसे आपको पता है क्या होते हैं, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बिकॉज देर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड ए कंडक्टर सो वी कैन से दैट। अच्छा ये दूसरी प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की कि किसी कंडक्टर के अंदर, देखो कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा फ्री चार्जेस हैं उसके अंदर, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक कंडक्टर है, यहाँ से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे एक्सटर्नल,
कंडक्टर उतनी ही वापस लगा देगा। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ अभी 1 2 3 4 5 5 चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी। कंडक्टर के पास बथेरे फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो वो क्या करेगा, ये क्यों आई होगी, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव शीट हुई होगी, मतलब ये सारे पॉजिटिव हैं, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है इस तरफ को, इस तरफ नेगेटिव होगा। ये सिर्फ एज्यूम करना है अभी के लिए, वैसे शीट होगी यहाँ पे। तो होगा ये कि जो आपने पॉजिटिव लगाया है, उसको अपोज करने के लिए कंडक्टर अपने नेगेटिव चार्ज यहाँ शो कर देगा, क्योंकि कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके पास, आराम से चार्जेस फ्री है बड़े हुए, और उसके अपोजिट दूसरी साइड पॉजिटिव लग जाएंगे। इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगी, ये वाइट वाली ई नोट, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसने वापस अंदर से इंड्यूस कर दी, इसको इंड्यूस्ड बोल देंगे। तो नेट कितनी हुई फिर, ज़ीरो, क्योंकि दोनों बराबर है। इसीलिए जब भी हम कंडक्टर शो करते हैं तो उसके बीच में कोई चार्ज शो नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कंडक्टर बना दिया ऐसे इतना सा, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं करूँगा, ये बाहर ही शो करूँगा। तो इस सिचुएशन का ग्राफ या जो भी डायग्राम है वो ऐसी होगी, बाहर तो होगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ शीट होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कोई नहीं होगी, तो हम लिख देंगे ई नेट इज़ ज़ीरो। यही लिखा हुआ है इन्होंने कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर ज़ीरो हो जाती है। इसलिए हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर एग्जिस्ट विद इन ए कंडक्टिंग मटेरियल। तो अंदर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसको शो कर रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगी वहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर देंगे, जहाँ नहीं होगी वहाँ ज़ीरो शो कर देंगे, मतलब वहाँ फील्ड लाइंस नहीं बनाएंगे ना। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। ये तो आपको पहले से पता है, पीछे प्रॉपर्टीज में पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। उसके बाद है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर एनी कंडक्टर एट इट्स सरफेस वी इज कांस्टेंट। तो दोनों लगभग एक ही चीज़ है। तो देखो, आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो कंडक्टर होता है उसमें जो चार्जेस हैं वो कहाँ होते हैं, हमेशा कहाँ रहते हैं, स्फेयर में बना के दिखाया था मैंने, कंडक्टर के सरफेस पे। स्फेरिकल होगा तो स्फेरिकल शेल बन जाएगा वो, ठीक है। अभी इसके कंडक्टर के सरफेस पे सारे चार्जेस होंगे, ठीक है। अब सारे चार्जेस यहीं पे हैं, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज सेम ही होगी सरफेस पे। क्यों, क्योंकि जहाँ चार्जेस सेम बन रहे हैं वहाँ पे सारा चार्ज मतलब बाहर आ गया हुआ। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये लिखा हुआ है कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इसके सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगी, वी कांस्टेंट। यही दोनों एक ही बात है, मतलब अलग अलग तरीका है बोलने का। इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगी, तो वो भी मैं यही शो कर देता हूँ। तो ये ऐसे निकलेगी, इस तरफ ऐसे निकलेगी, इस तरफ ऐसे निकलेगी, यहाँ ऐसे, इस तरफ और इस तरफ। देखो एम्पलीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात कि अब जो बाहर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो भी इसी शेप का होगा, ऐसे। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ इस डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इस डिस्टेंस पे होगी, वही इस पे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये ग्रीन वाला बन गया ऐसे, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये तीनों एक ही पॉइंट थे, सेम एक जैसे, ठीक है, एक ही बात बोल रहे हैं अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट देखो, इफ देर इज ए कैविटी इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर with the cavity devoid of any charge, then charge will always reside only on the outer surface of conductor। ये बोलना चाहता है कि अगर एक कैविटी है, कैविटी मतलब अंदर खाली है, एक सॉलिड कोई चीज़ है और उसके अंदर थोड़ा सा खाली कर दिया, उसको कैविटी बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे मटेरियल होगा, बीच में नहीं होगा ना, जैसे दांतों में कैविटी आती है, कैविटी का मतलब खाली जगह, तो कैविटी का मतलब कीड़ा मत समझना। तो इसने बोला कि अगर इसके अंदर कोई चार्ज होगा प्लस क्यू, तो वो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी बाहर की तरफ, तो वो यहाँ से ऐसे निकलेगी। जैसे भी चार्ज पड़ा होगा उस पर डिपेंड करता है वैसे तो।
तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे 2 बना देता हूँ एक जैसे। और दोनों में अलग-अलग तरीके से चार्ज रख देता हूँ। एक में बिल्कुल सिमेट्रिक जगह पे पड़ा है, एक में थोड़ा-सा अनसिमेट्रिक जगह पे, मतलब एसिमेट्रिक जगह पे पड़ा है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक जाएगी, बिल्कुल एकदम सिमेट्रिक सभी तरफ। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, और इसके अपोज में यहाँ प्लस आ जाएगा सरफेस के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज़ बाहर मूव करने लग जाएगी। तो अंदर भी सिमेट्रिक, इनसाइड भी सिमेट्रिक, और आउटसाइड भी सिमेट्रिक, ये याद रखना है। दूसरे में देखो, अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ तो ऐसी होगी, लेकिन यहाँ इस टाइप की होगी, यहाँ ऐसी होगी, क्योंकि 90 डिग्री पे ही एंटर करेगी। तो अंदर इन एसिमेट्रिक है, तो यहाँ बन गया नेगेटिव चार्ज, लेकिन बाहर सिमेट्रिक होगी। क्यों? क्योंकि इसका अपोज करने के लिए यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो देखो सारा का सारा चार्ज उठ के कहाँ आ गया? बाहर वाले सरफेस पे। अब बाहर यूनिफॉर्म होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके, तो इसको याद रखना है आपने। अंदर एसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक, और आउटसाइड कैसी? सिमेट्रिक। तो चार्ज को कैविटी के अंदर जहां मर्जी रख दो, आउटसाइड वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा सिमेट्रिक होगी। अगर आपने सिमेट्रिक पॉइंट पे रखा है, मतलब बिल्कुल सेंटर पे, तो अंदर भी सिमेट्रिक होगी। और अगर आपने एसिमेट्रिक, मतलब किसी अलग जैसी जगह पे रख दिए, तो अंदर अनसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक, बाहर सिमेट्रिक। लास्ट वन इज व्हेन कंडक्टर इज ग्राउंडेड इट्स पोटेंशियल बिकम जीरो। होना ही चाहिए। मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, और सॉरी एक स्फेयर है, इसके ऊपर मैंने चार्ज भर दिया है यहाँ पे। तो चार्ज भरने पे क्या होगा? जैसे मैं इसके साथ ग्राउंड लगाऊंगा, ये ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, इसकी वोल्टेज ज़ीरो है, इसकी पोटेंशियल हाई है, तो चार्जेस यहाँ से फ्लो होके, क्योंकि ये कंडक्टर है तो वायर भी कंडक्टर ही होगी, तो चार्ज फ्लो होके नीचे चल जाएंगे, और एंड थोड़ी देर बाद देखोगे आप तो सारा चार्ज गायब, पोटेंशियल बिकम्स ज़ीरो, इसलिए लिखा है इसको, ठीक है। तो ये था आपके सेकेंड चैप्टर में, तो आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। थ्योरी वाइज करवा रहा हूँ मैं सब कुछ, और डेरिवेशन भी साथ में।